देखिए बारसा इस समय आर स्टेयरिंग डाउन द बैरल। 99% ऐसा लग रहा है कि वो यूरोपा लीग ही जाएंगे और काफ़ी शॉकिंग है। अगर आप 2 हफ्ते पहले किसी से बोलते कि बारसा विल बी प्लेइंग इन द यूरोपा लीग तो वो आपको बोलते कि भाई पागल वागल हो गया तुम परफॉर्मेंसेस देखो किस तरीके से रही हैं बार्सिलोना की। बायर्न के अगेंस्ट आप देख लीजिए, जो आलियांज अरीना में परफॉर्मेंस थी वो कितनी अच्छी थी। बहुत सही जा रहा था सब कुछ, लेकिन एकदम से 1 हफ्ते के अंतराल में ये इंटर के जो 2 रिजल्ट आए और फिर जो इंजरीज हुई इंटरनेशनल ब्रेक में, तो चीज़ें अब इतनी ख़राब हो गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना जो कि एक फर्म फेवरेट थी चैंपियंस लीग जीतने के, मतलब ना केवल क्वालिफाई करने के अपने ग्रुप से बल्कि चैंपियंस लीग जीतने के, मतलब बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मैंने बार्सिलोना को अपने टॉप 4 टॉप 5 टीम्स में रखा था जिस तरीके की उनकी विंडो गई थी। लेकिन अब वहां तक तो छोड़िए, अब तो लग रहा है कि बारसा यूरोपा लीग ही जाएगी। तो क्या चीज़ें थी जो गलत हुई बार्सिलोना के लिए, और कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है हम सब ने ओवरलुक करी है, उनकी इतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो ये 3 रीजंस हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से बार्सिलोना स्ट्रगल करी, और उसके साइंस दिख रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे जा रहे थे बार्सिलोना के लिए, तो ऑन पेपर तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन शायद पीछे चीज़ें उतनी ठीक थी नहीं। तो क्या रीजंस थे, आइए एक बार उन पे नज़र डालते हैं। तो रीज़न नंबर 1 था साइनिंग्स, रिक्रूटमेंट पे हम बात करते हैं। तो अगर हम बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो पे एक बार नज़र डालें क्या क्या साइनिंग्स बार्सिलोना ने करी, तो रफीनिया, जूल्स कुंडे, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, फ्रैंक कैसी, आंद्रेस क्रिस्टेंसन, हेक्टर बेलेरिन, मार्कोस अलोंसो, ये 7 साइनिंग जो है बार्सिलोना ने की। अब हम प्लेयर बाय प्लेयर चलते हैं कि बार्सिलोना का जो स्क्वाड था और जो उनको ज़रूरत थी, क्या वो प्लेयर वो फुलफ़िल कर पा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं रफीनिया से। रफीनिया एक ब्रिलियंट प्लेयर है, लेकिन क्या रफीनिया ने अपने आप को टॉप लेवल पे प्रूव किया है? क्या उनको हम मान सकते हैं कि ये एक ऐसे टैलेंट हो सकते हैं आगे जाके जो कि आग लगा देंगे फुटबॉलिंग दुनिया में, या शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको लाके दे सकते हैं? वो उनसे एक अनफेयर एक्सपेक्टेशन होगी, मुझे ये लगता है, क्योंकि रफीनिया एक टैलेंटेड फुटबॉलर ज़रूर है, लेकिन आप ये देखिए कि वो लीड्स के लिए ही खेल रहे थे, जहाँ पर उन्होंने कोई यूरोपियन कंपटीशन नहीं खेला। और बहुत कोई लीड्स ने पहले सीज़न को अगर हम हटा दें, जो बियल्सा का पहला सीज़न था, तो जो नेक्स्ट सीज़न था उसमें तो लीड्स लगभग रेलीगेट होते होते बची थी। बियल्सा को सैक कर दिया था लीड्स ने, जैसे मार्च को लेके आए थे। तो ठीक है, अगेन रफीनिया का सीज़न बहुत अच्छा था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। चेल्सी को भी चाहिए था। आई वॉज वेरी गटेड व्हेन वी लॉस्ट ऑन रफीनिया। मुझे लगा था हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है रफीनिया के आने से, तो रफीनिया जब नहीं आए तो ख़राब लगा था। तो रफीनिया इज़ अ टॉप टैलेंट, बट ही इज़ अ प्रोस्पेक्टिव साइनिंग। आप अपने जो एक क्या बोलते हैं बोझ नहीं डाल सकते रफीनिया पे कि वो आके आपको चीज़ें ठीक करके दे देंगे। ही इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड टैलेंट अमंग्स द टॉप टैलेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मतलब मेरा ये है। जूल्स कुंडे ब्रिलियंट साइनिंग, ज़रूरत थी, नीड थी, करनी थी, करी, बेहतरीन साइनिंग, कोई इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं। सेम फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड फ्रैंक कैसी। ये 3 साइनिंग्स मुझे बेहतरीन लगी जो बार्सिलोना ने करी, जिसमें फ्रैंक कैसी की साइनिंग तो बिल्कुल फ्री में आपने करी है, तो बहुत ही अच्छी साइनिंग थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो आपने बिजनेस किया कुंडे, लेवेंडोस्की और फ्रैंक कैसी का, दैट वाज ऑन पॉइंट। आपको ज़रूरत भी थी, आपको एक स्ट्राइकर की ज़रूरत थी, आपको एक डिफेंडर की तो बहुत ही सख्त ज़रूरत थी, और एक मिडफील्ड में भी आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए था, आप लेके आए। तो यहाँ पर 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा मैं। अब बात करते हैं डिफेंस में बाकी रीइंफोर्समेंट्स की। आंद्रेस क्रिस्टेंसन, ही वॉज अ बैकअप एट चेल्सी। तो क्या वो आपकी लाइन लीड करेंगे? नहीं, बिल्कुल बैकअप के तौर पे ही लाया गया था क्रिस्टेंसन को। अराहू और कुंडे आपके मेन सेंटर बैक्स होने वाले थे, जिसमें आपके क्रिस्टेंसन बैकअप खेलते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी साइनिंग अच्छी है। लेकिन क्या अगेन आप क्रिस्टेंसन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो हाई इंटेंसिटी गेम्स में और बड़े गेम्स में आपको एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस वीक इन वीक आउट दे सकते हैं? वो देखा जाना बाकी है, क्योंकि उनको कभी उस लेवल पे टेस्ट किया नहीं गया है, और कारण ही रहे होंगे कि कोई मैनेजर उनको ट्रस्ट क्यों नहीं करता था। ऑब्वियसली अब अगर हम बात करें चैंपियंस लीग फाइनल में जब थियागो सिल्वा को इंजरी हुई, तो क्रिस्टेंसन ही आया और वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि वो कितना अच्छा खेले, और बहुत उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन कभी भी क्रिस्टेंसन की कंसिस्टेंसी जो है वो उस लेवल पे नहीं रही कि आप उनको कंसिडर करें कि हाँ ये एक स्टार्टर हो सकते हैं। चेल्सी ने कभी क्रिस्टेंसन को ऐसे नहीं देखा कि अच्छा चलो यार थियागो सिल्वा रिटायर हो रहे हैं तो क्रिस्टेंसन ग्रूम हो जाएगा जब तक, और फिर बाय द टाइम थियागो सिल्वा रिटायर्स क्रिस्टेंसन विल बी रेडी एंड ही विल बी दैट मेन मैन। नहीं, हमेशा क्रिस्टेंसन को एज अ बैकअप ही देखा जाता था। क्यों? प्रॉब्लम वॉज कंसिस्टेंसी, बट एज अ बैकअप ही इज फाइन। आप क्रिस्टेंसन पे भरोसा बड़े मैचेस में शायद उस श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते जितना आप अराऊ और कुंडे पे करेंगे। हेक्टर बेलेरिन, मार्कोस अलोंसो, राइट बैक, लेफ्ट बैक। अब देखिए ये जो थी आपकी 2 बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न्स थी आपके फुल बैक्स।
तो लेफ्ट बैक तो मार्कोस अलोंसो है ही नहीं। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि फैंस भी क्यों एक्साइटेड थे जब मार्कोस अलोंसो को साइन किया जा रहा था, बिकॉज हमने देखा है कि मार्कोस अलोंसो एट लेफ्ट बैक ही इज़ अ लाइबिलिटी डिफेंसिवली, बिल्कुल ही। विंग बैक वो अच्छा खेलता है, बट हाई इंटेंसिटी मैचेस में जहाँ पर आपको पूरे 90 मिनट वर्क रेट देनी है, ट्रैक बैक करना है, आपको पोजिशनली आपकी अवेयरनेस टॉप नॉच होनी चाहिए, नहीं। आई थिंक Marcos Alonso, let alone Barcelona level, he is not even fit to play for a top 4 team in La Liga or any league. अगर वो बैकअप के तौर पे खेल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपका जब जोर्डी एल्बा ही स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको अब ऐसे बंदे की जरूरत है जो लेफ्ट बैक पे आपको एक फ्रेशनेस ला के देगा, एक नया टैलेंट, जोर्डी एल्बा की रिप्लेसमेंट बनेगा। मार्कोस अलोंसो तो वो हो नहीं सकता। एंड सेम विद हेक्टर बेलेरिन। हेक्टर बेलेरिन भी मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार्सिलोना लेवल। अब शॉकिंग चीज़ ये है कि हेक्टर बेलेरिन तो ठीक है, बार्सा ने साइन किया ही वो बिल्कुल लास्ट मिनट्स में, बट पहली जो चॉइस थी बार्सिलोना की दैट वाज एस्पिलिक्वेटा। एस्पिलिक्वेटा इज आल्सो गेटिंग वॉश्ड। एस्पिलिक्वेटा अपना प्राइम पार कर चुके हैं एंड ही इज नाउ एट द रॉन्ग साइड ऑफ हिज 30s, और एस्पिलिक्वेटा को भी अब प्रॉब्लम्स आती हैं टू कोप अप विद द इंटेंसिटी ऑफ द गेम्स, और जिस तरीके से गेम्स होते हैं प्रीमियर लीग में स्पेशली, तो एट बैकअप ही आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है बार्सिलोना मिस्ड अ ट्रिक, और फिर बर्नार्डो सिल्वा के पीछे जाना, फ्रैंकी डियोंग का इतना ज़्यादा वो सिचुएशन का जो कचरा सा हो गया था, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फुल बैक्स की जो साइनिंग थी वो करनी चाहिए थी डेफिनेटली। बार्सिलोना को क्वालिटी फुल बैक्स लाने चाहिए थे, वो नहीं लेके आए, उसकी वजह से स्ट्रगल किया। तो ये एक पहला पॉइंट है कि शायद ट्रांसफर विंडो में जो अनएड्रेस्ड एरियाज थे वो अभी भी अनएड्रेस्ड हैं, और जो साइनिंग शायद और टॉप प्रायोरिटी पे करनी चाहिए थी, क्योंकि अटैकर्स में आपके पास ऑलरेडी यू हैड ओबामेयांग, यू हैड फेरान टोरेस, आपने अडामा को लोन पे ट्राई किया था, तो आप एक सीजन विदाउट दीज साइनिंग थे काम चला सकते थे आप जैसे तैसे। लेकिन डिफेंस आपका स्ट्रांग होना वॉज योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। अब देखिए जब इंजरीज आपको हुई तो वही सर्जी रोबर्टो, वही जेरार्ड पीके, वही जोर्डी एल्बा पे आपको ट्रस्ट करना पड़ा। तो वो एक चीज़ है जो कि आई थिंक बारसा को थोड़ा सा जिसने सेटबैक दिया कि शायद ट्रांसफ़र मार्केट में उतना अच्छा बिजनेस नहीं हुआ जितना लगा था। दूसरी चीज़, शावी की स्टबननेस। यहाँ पर अगर हम देखें जिस तरीके से बार्सिलोना सेटअप रही है पिछले 2-1 महीने में जब से नया सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हुआ था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, और जो रिजल्ट्स थे वो अपने आप बता रहे थे कि कितना बेहतरीन खेल रही है बार्सिलोना। स्पेशली वो जो 2 फ्रेंडलीज हुए थे, एक अगेंस्ट रियल मैड्रिड और एक अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, दोनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की, तो उसने फैंस को एक खासा कॉन्फिडेंस दिया कि ये टीम जो है बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट अब compete कर सकती है, रेडी है ये टीम। जबकि मेरे हिसाब से ये टीम उतनी रेडी नहीं थी। ये टीम अच्छी है, अभी भी हो सकता है ये टीम ला लीगा जीत जाए, उसमें कैपेबिलिटी है, लेकिन शावी की जो स्टबननेस है कि आपने साइन किया है फ्रैंक कैसी को, जो कि मेरे हिसाब से बेहतरीन साइनिंग है, लेकिन आप उनको मिनट्स नहीं दे रहे, आप फ्रैंकी डियोंग पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप डबल पिवट नहीं खिलाना चाह रहे हैं, आप वही सर्जियो बुस्केट्स को खिलाए जा रहे हैं, उस इंटेंसिटी पे कोप अप ही नहीं कर पा रहे हैं सर्जियो बुस्केट्स। और जब एक क्रंच मैच आया है जहां पर आपके सारे प्लेयर्स को बिल्कुल ऑन पॉइंट होना है, वहाँ पे सर्जियो बुस्केट्स हैज़ लेड यू डाउन। और क्योंकि अब आपने फ्रैंकी डियोंग और फ्रैंक कैसी को तो मिनट्स दे ही नहीं रखे, तो आप उन पे भरोसा ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो सिस्टम ही लागू नहीं किया अभी तक। आप सिंगल पिवट में खिलाए जा रहे हैं विद गावी प्लेइंग एज दैट बॉक्स टू बॉक्स मैन, और पेड्री आपके वो क्रिएटिव मिडफील्डर है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है? मतलब ठीक है, हर मैनेजर की एक क्रॉप ऑफ प्लेयर्स होती है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होती है जिनको वो ट्रस्ट करते हैं, लेकिन फिर फ्रैंक कैसी को तो आपने वेस्ट ही कर दिया ना एज अ साइनिंग। एक तरीके से आपने कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर दिया बुस्केट्स पे। तो प्रॉब्लम ये हुई कि अगर आप फ्रैंक कैसी पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाते, आप अपनी स्टबननेस थोड़ी कम करते, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी लेके आते, अलोंजो को स्टार्ट कराना बार बार, हर चैंपियंस लीग मैच मार्कोस अलोंजो ने स्टार्ट किया है, बॉल्डे जो कि इतना अच्छा खेल रहे हैं उनको मौके ना देना, फ्रैंकी डियोंग पे ट्रस्ट ना करना, फ्रैंक कैसी को मिनट्स ना देना, ये थोड़ी सी स्टबननेस है जो आई थिंक बार्सिलोना को कॉस्ट की। और अगेन मैंने जैसा कहा, क्रंच सिचुएशंस में आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, आपको चाहिए होती है फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो कि मैच में कुछ नया लेके आ सकें। अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है तो प्लान बी पे आप टर्न कर सकें, वो आपने नहीं किया, आप स्ट्रगल करें। और मुझे लगता है वही कारण था कि आपने खुद के लिए ऑप्शंस भी नहीं छोड़े, क्योंकि अब आप एक ऐसी प्रिकेरियस सी सिचुएशन में फंस गए थे कि आप इतने बड़े मैच में कैसे एकदम से ले आए अब फ्रैंक कैसी को, या कैसे डबल पिवट खिला दें, क्योंकि अभी तक तो आप पेद्री, गावी और सर्जियो बुस्केट्स की मिडफील्ड पे आप भरोसा करते आए हैं। तो वो ठीक था, वो जब तक ठीक था जब तक स्क्वाड फ्रेश थी, जब तक आप हाई इंटेंसिटी गेम्स नहीं खेल रहे थे, जब तक सीज़न स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जब भी सीज़न स्टार्ट होता है हर टीम में वो एक फ्रेशनेस रहती है, वो एक प्लॉन्ग रहता है। इसका बहुत अच्छा मैं देखिए कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ कि अब ब्राइटन आप देखिए, सीज़न स्टार्ट हुआ है, पूरा स्क्वाड फ्रेश है,
तो ब्राइटन का स्टार्ट कितना अच्छा रहा, लेकिन क्या वो टाइटल रेस में रहेंगे या टॉप 4 आएंगे? नहीं आएंगे, वो फेड कर जाएंगे एंड ऑफ द सीजन। उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, स्क्वाड डेप्थ चाहिए होगी टू डील विद दैट फिक्सचर कंजेशन, क्योंकि अभी अर्ली डेज हैं सीजन में, अभी तो सारी टीमें ही अच्छा खेलेंगी, अपनी फुल पोटेंशियल पे खेलेंगी। तो वो जो रिजल्ट्स आए, और बीच में कुछ आई थिंक एक ऐसा फेज आया था बार्सिलोना का जिसमें 5 मैच में आई थिंक 2 ही गोल कंसीड करे थे और 20 गोल स्कोर करे थे। उसने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी सिचुएशन की, और जो शावी की और अनएड्रेस्ड इशू थे, जैसे ये स्टबननेस का मैंने मेंशन किया, वो कहीं ना कहीं छुप गई। और जब ज़रूरत थी आपको डिलीवर करने की, वहाँ पर आप जो है एक्सपोज हो गए थोड़ा सा। और सेल्टा वीगो की अगर हम बात करें, वो भी मेरे हिसाब से टर स्टेगन की ब्रिलियंस थी, जिसकी वजह से सेल्टा वीगो एटलीस्ट ड्रॉ ले सकती थी उस मैच में, बट सेल्टा वीगो वहाँ पर नहीं इक्वलाइज कर पाई। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिनकी वजह से जो रिजल्ट था वो ज़्यादा सुपीरियर दिख रहा था रादर देन दी अंडरलाइंग इश्यूज। तो दूसरा कारण ये है शावी की स्टबननेस। तीसरा कारण है जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा शोर मचा। अब देखिए, ये डायरेक्ट कारण नहीं है, मतलब डायरेक्ट रीज़न नहीं है कि अच्छा क्योंकि फैंस कुछ शोर मचा रहे थे उसकी वजह से टीम पिच पे खराब खेली। जब समर ट्रांसफर विंडो हुई और पूरा फैन बेस ना सारे फैन बेस के पीछे पड़ गया, स्पेशली चेल्सी और बार्सिलोना के फैन बेस में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक टेंशन क्रिएट हो गया था। मैंने तो फर्स्ट हैंड उस चीज़ का जो है भुगता है प्रॉपर। तो वो वेट करते हैं कि आप कब फेल होंगे, और आप फेल होंगे तो कब आपको बैंटर करेंगे, आपकी टांग खींचेंगे, टॉक्सिक होंगे, और एक हवा बन गई थी पूरी। अब क्या, प्लेयर्स भी सोशल मीडिया पे हैं, और आप देख लीजिए किसी को भी नहीं छोड़ा। अगेन मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैन बेस का एक तबका था जो कि भाई दे वेंट ऑल आउट समर ट्रांसफर विंडो में कि भाई हमने तो सब जीत ही लिया है, अब मैचेस तो होने हैं, वो फॉर्मेलिटी के लिए होंगे, हमारे से तो बेटर कोई टीम ही नहीं है, हमने इस क्लब को ओन कर लिया, हमने उस क्लब को औकात दिखा दी, ये कर दिया वो कर दिया। फिर फ्रेंडली में एल क्लासिको जीत गए तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र विंडो में जो रहा, हमने तुमसे कूंडे चुरा लिया, रफीनिया चुरा लिया, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ़ैन बेस को कामनेस दिखानी चाहिए थी और वेट करना चाहिए था एक बार टीम कैसा खेल रही है, उसके बाद आप जज करते हैं कि आपकी विंडो कैसी गई, आपकी साइनिंग्स कैसी हुई है। क्योंकि साइनिंग्स अच्छी कर लेना, ट्रांसफ़र विंडो अच्छी हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि दैट विल नेसेसरीली ट्रांसलेट इनटू द परफॉर्मेंसेज ऑन द पिच। तो क्या हुआ, सबको दुश्मन बना लिया, और जो नॉन बार्सिलोना फैन बेस है, जितने भी और बाकी के लोग हैं, वो सब चाह रहे थे कि भाई बार्सिलोना हार जाए, और जब बार्सिलोना हारेगी तो हम आएंगे, बैंटर करेंगे, ट्रोल करेंगे, जो अभी हो रहा है सोशल मीडिया पे वो करेंगे। तो ये कोई बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर नहीं बना है अभी पिछले कुछ 2-3 महीने। तो होता क्या है, देखिए आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे सबके सामने है, प्लेयर्स भी सोशल मीडिया पे है, मतलब हर कोई हर किसी की हरकत देखता है। प्लेयर्स तो ट्वीट्स लाइक कर देते हैं, सबको सब कुछ पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आई थिंक दैट एडेड अ बिट ऑफ प्रेशर, और बार्सिलोना ने एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत ज़्यादा रख ली, फैन बेस ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली इस टीम से, जिसको टाइम देने की ज़रूरत थी मेरे हिसाब से। क्योंकि शावी को एक पूरा सीज़न चाहिए, एक फुल सीज़न चाहिए, नई स्क्वाड के साथ जेल होंगे, प्लेयर्स खेलेंगे आपस में, चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी, उसके बाद ही तो आपको समझ आएगा कि टीम कैसा कर रही है। तो थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स के बाद और कुछ एक बढ़िया परफॉर्मेंसेस के बाद आई थिंक थोड़ा सा फैन बेस जो है उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया टीम को, और अंडरलाइंग इशूज़ पे नज़र नहीं डाली। और उसके अलावा भाई दुश्मनी तो मोल ले ही ली सबसे, तो मतलब बहुत वहाँ से जो चीज़ें हैं मतलब दे वर नॉट वेरी प्लेजेंट। तो ये 3 रीजंस हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से आई थिंक बारसा थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग। और अगर आप सॉल्यूशन पूछे तो चावी आउट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आई थिंक टाइम तो देना ही चाहिए यार, जब इतनी आपने एक मैनेजर पे भरोसा करके इतनी साइनिंग्स करी हैं और उसको एक प्रोजेक्ट आपने दिया, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। और लक भी थोड़ा सा बारसा का साथ नहीं दिया टू बी ऑनेस्ट, क्रंच टाइम पे इंजरीज हो जाना मेन प्लेयर्स को, और फिर थोड़ा सा मोमेंट्स में लक भी साथ नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ द रेफरिंग डिसीजंस। तो ठीक है, वो तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है, लेकिन परफॉर्मेंसेस उसका एक एक्सक्यूज़ नहीं हो सकती। जो खराब परफॉर्मेंस थी, ठीक है बार्सिलोना का लक ने साथ नहीं दिया, लेकिन ये भी एग्री करेंगे आप मुझसे कि परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं थी। तो ये हैं कुछ मुझे लगता है जो चीज़ें हैं जो ख़राब हुई। और अब फ्यूचर में आई थिंक जो एक यूरोपियन कंपटीशन में आगे नहीं जाने का जो हिट, आई थिंक बार्सिलोना को फाइनेंशियल हिट बहुत तगड़ा लगने वाला है। बिकॉज आप जब नहीं पहुंचते हैं राउंड ऑफ 16 में, और अगर आप यूरोपा लीग जीत भी जाएंगे तो भी वो कवर नहीं कर पाएगा जो लॉस है उसका, जो आपको प्राइज़ मनी मिलनी थी और जो भी आपको रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टिंग का, और जो भी आपको यूएफए से भी मिलती है सम, तो वो सब कुछ जो है वो अब थोड़ा सा एक डाइसी हो गया है मामला। लेकिन उसकी तो देखिए अब जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं वो सॉल्यूशन निकाल लेंगे कुछ ना कुछ, तो इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बट
ये कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे मुझे लगता है हमें नज़र डालना ज़रूरी था। और आई नो इस पे भी बहुत आएगा, रिएक्शन आएगा कमेंट सेक्शन में, बट आई डोंट रियली केयर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव बीन एब्सोल्युटली रिस्पेक्टफुल ऑफ द क्लब एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू अग्री यू हैव द फुल राइट कि आप अग्री ना करें। लेकिन मुझे पता है फिर भी कि जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं और जो अनवारंटेड लोग हैं जो कि इस तरीके की हरकतें करते हैं, और कुछ एक मतलब पता है ऐसे केस में क्या हुआ था, जब बढ़ रही थी ना ये चीज़ें तो उनको वहीं रोक देना चाहिए था। क्योंकि अगेन मैं वापस से कह रहा हूँ, लास्ट बार मैं ये चीज़ बोलूँगा, आगे से मैं ये रिपीट नहीं करूँगा। जब मैंने जेरार्ड रोमेरो को कुछ कह दिया था तो पूरा फैन बेस मेरे पीछे पड़ गया था, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और उसके बाद लास्ट डे जब उसने सेम चीज़ करी तो आई कुड हैव मेड एन इशू आउट ऑफ इट, बट आई चोज टू रिमेन साइलेंट बिकॉज मुझे बात को खींचना नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आती है दोनों तरफ से। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी ये कर रहे हैं, कुछ पेजेस मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे जो इसको आग को जो है वो घी डालने का काम कर रहे हैं, दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर। और क्यों कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आता। मतलब हम क्या सिविलाइज तरीके से कर सकते हैं डिस्कशन, हम अच्छी डिस्कशंस कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिवली गेम को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन नहीं हमें माँ बहन पे उतर के आ जाना है, हमको पर्सनल हो जाना है, गालियाँ बक देनी है, हमको घर से उठाने की धमकियाँ दे देनी है कि भाई तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम पे तेजाब फेंक देंगे, तुम्हें घर से उठा लेंगे। तो जो लोग ये कर रहे हैं यार प्लीज़ मत कीजिए, डोंट ऐड फ्यूल टू फायर, और थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम लीजिए, थोड़ा सा काम रहिए, रिस्पेक्टफुली जो है, अगर आपको डिसएग्री भी करना है तो रिस्पेक्टफुली कीजिए वो चीज़ें। बस मेरी ये विनती है आपसे, बाकी आपने करना तो वही है जो आप करेंगे। चलिए गाइस, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ध्यान रखें सब अपना, टेक केयर एंड